Good morning. I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor at SPC Government College Ajmer. Today we are extending our lecture on queuing theory, try to develop its classification and derive first model of queuing theory. Before that, we have taken 3-4 lecture on queuing theory in which we are explaining the introduction, some definitions, some properties, some assumptions of queuing theory and mean arrival distribution theorem, inter-arrival theorem. All these things we have to done in earlier lecture. So today we are taking very first the classification of queuing. पंक्ति निदर्श क्यूइंग मॉडल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या प्रतीकात्मक निरूपण हम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्यूइंग सिस्टम के लिए ये डबल डैश से पहले वाले 3 नोटेशन काम में आए थे, A/B/C, जो मार्कोव ने दिए थे और उसकी वजह से आगे कैसे इसमें हम देखेंगे। मार्कोव को ऑनर करने के लिए इन सिंबल्स को M से डिनोट किया गया। डबल डैश के आगे D और E 2 और सिंबल की ज़रूरत हुई क्यूइंग को परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ये कैंडल ने दिया। कैंडल ने 1951 में D.G. कैंडल ने D और E 2 और सिंबल इसमें ऐड किए। तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन A/B/C ये क्यू थ्योरी के 3 रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करेंगे और D और E फिर उसके एक्सटेंशन, उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को डिनोट करेगा। यहाँ पे A हमेशा अराइवल पैटर्न के डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करेगा कि आपका जो ग्राहक आ रहा है या कस्टमर आ रहा है वो कौन सी फैशन में आ रहा है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। हमने जैसे पहले भी बात की है कि जनरली अराइवल प्रोसेस में 70 to 80% केसेस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है, इसलिए हम अराइवल पैटर्न पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हैं। सर्विस टाइम सेकंड जो B को डिनोट करता है, सर्विस टाइम ये हमने लिया भी है। ब्लू लाइन से A जो है अराइवल पैटर्न, रेड लाइन से B डिनोट कर रहा है सर्विस टाइम को। सर्विस टाइम किस फैशन में, किस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत सर्विस दी जा रही है, उसको हम सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन से फॉलो करेंगे। सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल हो सकता है, एल्डेंग हो सकते हैं, जिस भी तरह का होगा वो यहाँ डिनोट किया जाएगा। ठीक। C जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ सर्विस चैनल, कितने सर्विस स्टेशन हैं या कितने चैनल है जिनके थ्रू सर्विस मिल रही है। अगर सिंगल सर्विस वाला क्यूइंग सिस्टम है तो ये नंबर ऑफ सर्विस चैनल या C बराबर 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ सर्विस चैनल 1 से ज़्यादा है, मान लिया 5 है तो C बराबर 5 हो जाएगा। जैसा हमने पहले भी बात की थी, रेलवे स्टेशन पे 4, 5, 6, 7 जितनी विंडो होती है एक्स्ट्रा रिजर्वेशन कराने के लिए आपके, उतना ही जितने मान लिया 7 है तो C बराबर 7 हो जाएगा। तो ये पहले 3 नोटेशन A/B/C जो इनिशियली क्यूइंग थ्योरी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिए गए थे और बाद में कैंडल ने सिस्टम को और जस्टिफाई करने के लिए 2 नोटेशन D और E काम में लिए। D
डिनोट करता है कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा फैक्टर है कि जब सिस्टम में आपके पास कितने जनों को खड़ा रखने की स्पेस है, वो कैपेसिटी ऑफ सिस्टम कहलाएगी। अगर आप 50 जनों को खड़ा रख सकते हैं, इतना बड़ा हॉल है आपके पास, तो कैपेसिटी ऑफ सिस्टम 50 हो जाएगा। अगर आप 200 जनों को खड़ा रख सकते हैं तो कैपेसिटी ऑफ सिस्टम 200 हो जाएगा। और अगर कंपैरेटिवली आप इतने ज़्यादा खड़े कर सकते हो, जिसको आप ये कह सकते हो कि वो इन्फिनिटी है हमारे लिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग जितनी सर्विस देनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग इन्फिनिटी है, मतलब हर कोई आके खड़ा हो सकता है। मेन मतलब ये हो गया इसका। तो उस केस में हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। सर्विस डिसिप्लिन। सर्विस डिसिप्लिन से क्या मतलब है कि जो कस्टमर आके लाइन में क्यू में लगा हुआ है, उसको सर्विस किस फैशन में दी जाएगी। पहले आने वाले को पहले दी जाएगी, सबसे लास्ट में आने वाले को पहले दी जाएगी, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर दिया जाएगा। ये सारी बातें इस जगह आएगी। और जब हम इन पांचों को ले लेते हैं तो एक तरह से क्यू का पूरा नेचर डिफाइन हो जाता है। तो 1951 के बाद ऐसा लगा कि ये पांचों चीज़ें एक साथ किसी भी क्यू को ढंग से डिफाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ABC एंड देन D and E। ABC से क्यू का मेन पैटर्न क्लियर हो जाता है, जिससे आप पता कर सकते हैं कौन से डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहे हैं। और D और E से आपको सिस्टम की नेचर पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ किंग मॉडल वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहला मॉडल जो हम लेने जा रहे हैं वो है सबसे ईजीएस्ट मॉडल, सिंपलेस्ट मॉडल, जिसको हम डिनोट करते हैं एम। ए की जगह एम लिख रहे हैं हम, बी की जगह भी एम लिख रहे हैं, सी की जगह 1 लिख रहे हैं, और डी की जगह इन्फिनिटी लिख रहे हैं, और ई की जगह हम FCS लिख रहे हैं। तो क्या हो गया, पहला मॉडल हमारा MM1 इन्फिनिटी FCFS, जिसको हम एर्लैंग मॉडल भी कहते हैं। एर्लैंग ने सबसे पहले इसके डेरिवेशन के लिए निकाला था। इसी मॉडल को हम इसके अगले मॉडल के रूप में जनरलाइज फॉर्म में पढ़ेंगे, उसे जनरल एर्लैंग मॉडल बोलेंगे। यहाँ अभी हम खाली एर्लैंग मॉडल ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो मैंने पहले बात कही थी कि मार्कोव ने इसको नोटेशन शुरू में दिया था तो उसके ऑनर में, तो हमारा पॉइजन एंट्री है, हमने ये मान लिया ए अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन है, तो मार्कोवियन के सम्मान में एम से हमने इसको डिनोट किया, फर्स्ट लेटर एम लिया उसका, इसलिए हम यहाँ पर एम से डिनोट करते हैं अराइवल पैटर्न एम, मार्कोव को ऑनर देने। मार्कोवियन प्रॉपर्टी होती है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी मार्कोवियन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए जो पॉइजन आगमन और पॉइजन सर्विस टाइम किस फैशन में जा रहा है वो भी पॉइजन है। तो दोनों को हमने फर्स्ट 2 लेटर ए और बी को एम और एम से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा एम और एम हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ सर्विस चैनल सिंगल लिया है हमने, आदमी आ रहा है, सर्विस ले रहा है, जा रहा है, एक ही जगह से सर्विस मिल रही है उसको, इसलिए जो मेन नोटेशन होंगे इसके वो होंगे M/M/1। ओके, अब इसके आगे के जो 2 नोटेशन है वो उसमें ये क्या बता रहा है कि सिस्टम की कैपेसिटी इन्फिनिटी है। यहाँ इन्फिनिटी से एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे दिन में अगर हम मान लिया किसी सिस्टम में 500 कस्टमर को सर्विस दे पाते हैं, और हम अगर 300-400 को एट ए टाइम खड़े कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए इन्फिनिटी वाला ही होगा, क्योंकि ऑल द 500 कस्टमर एक साथ अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ इन्फिनिटी से मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा नंबर, जो हमारी कैपेसिटी है दिन भर में जितने आ रहे हैं ऑन एन एवरेज उतना भी नंबर टच कर लेता है तो हमारा 1 डे डेटा कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ इन्फिनिटी एंट्री दे रहे हैं हम, निकाय की अनंत क्षमता है, जो भी आएगा उसको सर्विस मिलेगी।
और जो सर्विस पैटर्न है, सर्विस डिसिप्लिन है, वो FCFS है, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा उसको पहले सर्विस दी जाएगी, उसके बाद में आने वाले को उसके बाद सर्विस दी जाएगी, और सबसे लास्ट में आने वाले को लास्ट में सर्विस दी जाएगी। तो पहला मॉडल जो हमारा बनेगा वो MM1 इन्फिनिटी FCFS। इसके बाद आप देख रहे हैं सेकंड मॉडल, यहीं पे MM1 इन्फिनिटी FCFS। यहाँ सारे टर्म वो के वही दिख रहे हैं आपको पहले मॉडल से अगर आप देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये वही तो मॉडल नहीं है, पर इसको जनरल एयरलाइन मॉडल कहा गया है। जनरल एयरलाइन मॉडल क्यों कह रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि यहाँ जो इसकी क्योंकि जो लेंथ है वो n पे डिपेंड कर रही है सेकंड मॉडल में। तो जो लैम्डा और म्यू अराइवल रेट और सर्विस रेट लिए जाएंगे, जो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में नोटेशन में भी बताए थे, जहाँ हमने लैम्डा भी बताया था, लैम्डा n भी बताया था, म्यू भी बताया था और म्यू n भी बताया था। तो यहाँ पर जो हम लैम्डा और म्यू हैं वो लैम्डा n और म्यू n लेंगे, n पे डिपेंडेंट लेंगे, जबकि पहला जो मॉडल है उसमें n पे डिपेंडेंट नहीं है। ये फ़र्क है फर्स्ट मॉडल और सेकंड मॉडल में। पहला मॉडल एयरलाइन मॉडल, दूसरा जनरल एयरलाइन मॉडल, जिसमें क्यू लेंथ n पे डिपेंड करती है। थर्ड मॉडल है MM1 NFCFS। इसमें सिर्फ एक चेंज हो रहा है n, यानी कि सिस्टम की कैपेसिटी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। एट ए टाइम सिस्टम में एक लिमिटेड पर्सन ही खड़े हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो ये फाइनाइट के लिए हो गया थर्ड मॉडल। फोर्थ मॉडल में आप देखेंगे MMS इन्फिनिटी FCFS। जो हमने फर्स्ट मॉडल पढ़ा और ये जो फोर्थ मॉडल देख रहे हैं, इसमें फ़र्क क्या है। हमारे पास फर्स्ट मॉडल में सिंगल सर्विस स्टेशन है, और इस फोर्थ मॉडल में सिंगल की जगह एस सर्विस स्टेशन है, मतलब साथ के साथ एक से ज़्यादा सर्विस चैनल चल रहे हैं, जो कि अब मैंने आपको रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन वाला एग्जाम्पल दिया था। एक से ज़्यादा स्टेशन वहाँ पे अवेलेबल होते हैं आपको चैनल, जहाँ पे आप सर्विस ले सकते हैं। वो इसमें आएगा MMS इन्फिनिटी FCFS। इसके बाद मॉडल फिफ्थ है MEK1 इन्फिनिटी FCFS। बाकी सब सेम है, और यहाँ जो चेंज आया है वो आया है सर्विस पैटर्न जो है EK, यानी फेजेज़ में है, ई फेजेज़ में दी जा रही है। के सर्विसेज को ई फेजेज़ में दी जा रही है, यानी कि एक बार में काम पूरा नहीं होगा, आपको उसके लिए के फेजेज़ पे जाना पड़ेगा, जब जाके आपका एक सर्विस कंप्लीट होगा। जैसे मैंने आपको कहा था मेडिकल में डॉक्टर को आपको दिखाएंगे, डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट लिखेगा, टेस्ट करवा के आप लौटेंगे, टेस्ट लौट के वापस डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा, और फिर आपको उसी प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आगे चलना है। तो यहाँ फेजेज में सर्विस हो रही है। तो ये मॉडल MEK1 इन्फिनिटी FCFS फेजेज में चलने वाले मॉडल हैं। और जो लास्ट मॉडल है हमारा सिक्स्थ है MEK1 FCFS। इस मॉडल में क्या है, लास्ट में पहले हमारे पास फाइनाइट थे, इनफाइनाइट कैपेसिटी थी सिस्टम की, और MEK1 वही सर्विस फेजेज में है, पर सिस्टम की कैपेसिटी फाइनाइट है। यहाँ आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं, और अगर इन्होंने 1 डिनोट किया है तो एट ए टाइम एक जने में वो एक को ही सर्विस दी जाएगी। तो ये सारे मॉडल के क्लासिफिकेशन हुए, हमारे 6 तरह के मॉडल हुए। पहला MM1 इन्फिनिटी FCFS, दूसरा भी MM1 इन्फिनिटी FCFS है, पर ये जनरल एयरलाइन मॉडल है। एग्ज़ाम में थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दें, पहले और दूसरे मॉडल में आए, अगर कहीं जनरल वर्ड लिखा है तो आपको लैम्डा n और म्यू n लेने हैं, और जनरल एयरलाइन मॉडल लिखा है तो आपको प्लेन लैम्डा और म्यू लेने हैं। थर्ड मॉडल में सर्विस चैनल बढ़ा दिए हैं, जिनको एस कर दिया है 1 की जगह। तो अगर एस बराबर 1 रख देंगे तो वापस से हमारा ये मॉडल पहले या दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ है आपका MMS है और इन्फिनिटी कैपेसिटी है, जबकि तीसरे मॉडल में फाइनाइट कैपेसिटी दे। फिफ्थ और सिक्स्थ फेजेस सर्विसेज वाले मॉडल हैं, उनमें सर्विसेज फेजेस में दी जा रही है। यहाँ पे आपके सिलेबस में इतना ही है। कई बार कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं
जहाँ ग्राहक या कस्टमरी फेजेस में आते हैं। और उसके लिए अभी जैसे आपने एक कोविड अभी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कोविड में 2 तरह के पेशेंट आप समझ सकते हैं, सिम्प्टोमेटिक एंड एसिम्प्टोमेटिक। सिम्टम जिसको है वो तो दिखाने जाएगा ही जाएगा, पर एसिम्प्टोमेटिक को भी पॉजिटिव आ रहे हैं टेस्ट। इसलिए जो शुरू में एंट्री है वो अलग अलग तरह की हो रही है। तो यहाँ एंट्री पे भी हमारे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। ये पीजी लेवल और रिसर्च पे इन पे भी काम चल रहा है। आपके लेवल पे इतने ही मॉडल हैं। तो ये जनरल मॉडल आज हमने कैसे इनका निरूपण होता है, कैसे हम इनको क्लासीफाई करते हैं, क्या क्या इनका मतलब है, वो हमने समझा भी इसमें। नाउ पहला मॉडल हम डिराइव कर रहे हैं क्यूइंग का। फर्स्ट मॉडल MM1 इन्फिनिटी FCFS के लिए, या एडलैंग मॉडल जिसको हम कह रहे हैं। और इसको यहाँ पे एक और वर्ड दिया है इन्होंने, जन्म तथा मृत्यु मॉडल, निदर्श, बर्थ एंड डेथ मॉडल। जैसा जनरल सिस्टम में हमारे जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, तो यहाँ भी इसी तरह का सिस्टम है। इस सिस्टम में जो आया है वो सर्विस लेके भी जाएगा। तो इसको करीब करीब वैसा ही फॉलो करते हैं, वही चीज़ें लेते हैं, इसलिए इसे बर्थ एंड डेथ प्रोसेस भी कह देते हैं। क्योंकि आपके सिस्टम की कैपेसिटी इन्फिनिटी है। वंस यू एंटर यू गॉट द सर्विस। ओके, सो बर्थ एंड डेथ प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने MM लिखा है, इसका मतलब पॉइजन तो अराइवल है और पॉइजन ही सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है। और MM1 यानी कि एक सेवा केंद्र है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत क्षमता है सिस्टम की। और FCFS पहला आएगा, पहली सर्विस पाएगा। ये मानते हुए हम मॉडल डिराइव कर रहे हैं। यहाँ मॉडल डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने जैसे पहला अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम पढ़ा था, वहाँ सिर्फ हमने अराइवल पे बात की थी पूरी थ्योरम में। यहाँ पे सर्विस भी दे रहे हैं हम, तो यहाँ डेरिवेशन में प्रोसेस करीब करीब वैसा ही चलेगा, लेकिन अराइवल के साथ साथ सर्विस वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो होगा। तो डायग्राम आप देख सकते हैं, करीब करीब वैसा ही हमने बनाया है। वापस T समय में O से A तक, जो हमने रेड लाइन से डिनोट किया है, T समय तक, और A से B तक बहुत सूक्ष्म समय, छोटा समय अंतराल डेल T से डिनोट किया है। तो A से B तक का डेल T हो जाएगा। यहाँ पर अब हम कैसे लेते हैं कि सिस्टम में कैसे कैसे आदमी आ सकता है, सर्विस ले सकता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान हो तो जो हमने अराइवल थ्योरम करी थी उसमें हमने 3 केस बनाए थे, वही केसेस हम उसी तरह से यहाँ बात करेंगे, केसेस बनाएंगे। यहाँ अराइवल के साथ सर्विस के भी प्रोबेबिलिटीज़ लेंगे और आगे इस मॉडल का डेराइव कर रहे हैं हम कैसे करते हैं। पहला हम ले रहे हैं निकाय में T प्लस डेल T समय में, यानी कि T प्लस डेल T का मतलब O से लेके B तक डेल T समय में n ग्रेटर देन 0 इकाइयाँ निम्न प्रकार होगी। 0 से ग्रेटर देन बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा इकाइयाँ उसमें एंटर करें। तो कैसे कैसे कर सकती है, T समय में n इकाइयाँ आ जाए तो डेल T समय में उसके बाद आएगी जो भी आएगी n ग्रेटर देन 0 है और n ही एंट्री हम बताना चाह रहे हैं। अगर तो फिर उसके डेल T समय में फिर कोई यूनिट एंटर नहीं होगी अगर n ही सिस्टम में एंटर कराना है तो। और डेल T समय में किसी को सर्विस भी नहीं मिलेगी जब कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कई बार ऐसा होगा कि जैसे हम शॉप पे देखते हैं 5 बजे बंद होता है, मान लिया बैंक हमारा, लेकिन जो कस्टमर आ गया उसको सर्विस देते देते 5 भी हो गए तो दे जाती है। तो ये डेल T समय वाला कंसेप्ट, उसमें सर्विस भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर निकाय में T समय, T प्लस डेल T समय में n ग्रेटर देन 0 इकाइयाँ निम्न प्रकार आएगी। पहला केस ले रहे हैं हम निकाय में T समय में, T का मतलब O से A,
n इकाइयों के आने की प्रायिकता पी एन टी से हम डिनोट करते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। डेल टी समय में किसी के नहीं आने की प्रायिकता, चूँकि n इधर आ गई तो नहीं आने की प्रायिकता P0 डेल टी हो जाएगी। आपको पहले भी हम ये बता चुके हैं अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में, जिसको हम 1 माइनस लैम्डा टी से डिनोट करते हैं। ये पॉइजन पोस्टुलेट है, ठीक है। डेल टी समय में किसी को सेवा नहीं देने की प्रायिकता, यानी कि 5 बजे पहले ही, जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया आपको बैंक का, सबको हम सर्विस दे देते हैं, तो नहीं देने की हो जाएगी P0 डेल टी में जो है म्यू के लिए होगी वो, तो लैम्डा की जगह आ जाएगा 1 माइनस म्यू डेल टी, ओके, 1 माइनस म्यू डेल टी। तो ये पहला केस हुआ एन के लिए, और ये सब इंडिपेंडेंट है। तो जो प्रायिकताओं का गुणा अराइवल और सर्विस दोनों को, और जो एन समय में टी समय में एन यूनिट आ गई, तीनों को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से प्रोडक्ट कर लेते हैं। पी एन टी 1 माइनस लैम्डा डेल टी 1 माइनस म्यू डेल्टा टी। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, वापस पुराने लेक्चर को देखेंगे तो वहाँ पे आपका 1 माइनस म्यू डेल टी नहीं आता था अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में, क्योंकि वो अराइवल की बात करती है, सर्विस की उसमें कोई चर्चा नहीं होगी। वहाँ पे सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन हम वहाँ नहीं कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे हम चूँकि पूरा मॉडल डिराइव कर रहे हैं क्यू का, तो सर्विस भी साथ में इंक्लूड है। तो ये पहली इक्वेशन बनेगी। यहाँ इक्वेशन पे आप बहुत ध्यान दें, इक्वेशन नंबर पे, क्योंकि हर इक्वेशन को आगे काम में लेना है। कैसे लेंगे, ये पहली इक्वेशन आएगी। डायग्राम आप ध्यान रख लें, क्योंकि यही डायग्राम अब अपने हर मॉडल में, हर केस में लेना है। केस सेकंड ले रहे हैं हम। मान लिया टी समय में n-1 आ रही है, तो बची हुई एक आ सकती है डेल टी समय में, ओके। और सर्विस कैसे कैसे दी जाएगी, वो छोटा इंटरवल आपका कितना छोटा है, क्या उसमें आप सर्विस दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, या n-1 को देंगे, ये सारी बातें इस सेकंड केस में, कि टी समय में n-1 इकाइयाँ आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, Pn-1 टी, क्योंकि टी समय की बात कर रहे हैं हम, डेल टी की नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद डेल टी समय में बची हुई एक और आ जाए, ताकि आपका n-1 + 1 n आपकी एंट्री हो जाए। तो डेल टी समय में एक और आगमन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P1 डेल टी। और P1 डेल टी हमने पॉइजन पोस्टुलेट में पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, वो आता है आपका लैम्डा डेल टी, वो हम वहाँ से ले रहे हैं। ये डेल टी समय में कोई सेवा नहीं करने की प्रायिकता, यानी कि जो वो एक लास्ट में आ रहा है उसको उस छोटे इंटरवल में नहीं दी जा पा रही है सर्विस, तो वो वापस 1 माइनस म्यू डेल टी हो जाएगा। और यहाँ भी वही प्रोबेबिलिटी इन सब के मल्टीप्लाई की कर देते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से। तो Pn-1 टी, लेकिन n सिस्टम में एंट्री है, तो एक एंट्री डेल टी समय में होगी, तो लैम्डा डेल टी, और सर्विस हम उस इंटरवल में नहीं दे पा रहे हैं डेल टी में, इसलिए 1 माइनस म्यू डेल टी। तीसरा केस हम ले रहे हैं कि निकाय के टी समय में, पहले टी समय में ही n+1 इकाइयाँ एंटर हो जाती है, n से ज़्यादा इकाइयाँ एंटर हो रही है, तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी Pn+1 टी। डेल टी समय में किसी भी के नहीं आने, क्योंकि ऑलरेडी n+1 टी समय में आ रही है, तो किसी के नहीं आने की प्रायिकता, जैसा हमने पहले केस में लिया था, 1 माइनस लैम्डा डेल टी। यहाँ हम पिछले सेकंड केस से थर्ड केस में चेंज ले रहे हैं। डेल टी समय में एक के सेवा की प्रायिकता, एक जने को अगर हम दे दें, जो n+1 हो रहा है इसलिए, तो ये हो जाएगा हमारा अब म्यू डेल टी। सर्विस देने की है म्यू डेल टी, नहीं देने की है 1 माइनस म्यू डेल टी, ओके। ये तीनों फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये तीसरी इक्वेशन बनेगी हमारी 1 2 3। चूँकि तीनों ही केस अपवर्जी हैं, तीनों ही टी प्लस डेल टी समय में n इकाइयाँ के आने की प्रोबेबिलिटी, इसलिए हम तीनों को ऐड कर देते हैं, जैसा हमने अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में भी किया था। यहाँ तीनों को ऐड कर दिया हमने, तीनों को ऐड करके जैसा हमने वहाँ किया था, पी एन टी को इस तरफ लाते थे, डेल टी का भाग देते थे, लिमिट डेल टी टेंडिंग टू 0 लेते थे। वो सारा काम करने के बाद हमको ये लास्ट इक्वेशन d/dt पी एन टी मिलेगी, बराबर लैम्डा Pn-1 माइनस लैम्डा प्लस म्यू पी एन टी प्लस म्यू
Pn+1 T। ये हमारे पास सॉल्व होके इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमने इक्वेशन 4 से डिनोट किया है। अब यहाँ पे हम n को क्या माने, इनिशियल n के लिए क्या कंडीशन लें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सॉल्व हो। उसके लिए हम ये अगले केस में 2 और केस निकाल रहे हैं, जिनमें हम P0 P1 इनके लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसा हमने अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन में थ्योरम में किया था। डेल टी समय में किसी के नहीं आने की प्रायिकता, ये पहला केस ले रहे हैं हम, समय t में किसी भी इकाई के नहीं होने की प्रायिकता P0 t, और डेल टी में भी किसी की नहीं होने की P0 डेल टी, जिसको हम 1 माइनस लैम्डा डेल टी कहते हैं। अगर हमें P0 रखना है, पूरे सिस्टम में कोई एंट्री नहीं हो, तो सब चाहे टी में कहें चाहे टी प्लस डेल टी में कहें, 0 एंट्री होनी चाहिए। और डेल टी में अगर आपका कोई सेवाकाल, कोई आदमी नहीं आ रहा तो सेवाकाल, या कस्टमर नहीं आ रहा तो सेवाकाल होगा ही नहीं, तो वो भी आपका हो जाएगा, कोई इकाई नहीं होगी। तो इस स्थिति में आपका जो होगा Pn(t) 1 माइनस लैम्डा डेल टी इक्वेशन। ये सेकंड केस लिया आपने। जब आपका t समय में प्रोबेबिलिटी 1 आने की प्रायिकता P1t होगी, आपने उसको सर्विस डेल टी समय में नहीं दे रहे हैं तो P0 डेल टी होगी, जो कि 1 माइनस लैम्डा टी होगा। और डेल टी समय में अगर आप उसको सर्विस दे रहे हैं तो म्यू डेल टी होगी। तो ये 0 और 1 में हम लाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये हमारा एक जने की केस 1 में 0 के लिए, केस 2 में एक जने की एंट्री के लिए। तो 1 या 0 या 1 से अधिक के लिए t प्लस डेल टी में किसी भी इकाई के नहीं होने की प्रायिकता आपका, जिसको आप चाहे वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं या वो नहीं, तो इन दोनों को ऐड कर दिया है। और P0 के लिए ये रिलेशन बन गया दोनों को ऐड करके, और इसको हमने उसी तरीके से P0 एक तरफ लाए, डेल टी का भाग दिया, और उससे हमें d/dt ऑफ P0t से फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारे पास। जो पुरानी इक्वेशन थी वो जनरल थी, n+1 और n और उनके लिए, ये 0 और 1 में आई है। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हम स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन जानना चाह रहे हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी Pn(t) बराबर Pn, यानी कि t से इंडिपेंडेंट होगा। और t से इंडिपेंडेंट होगा तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा d/dt ऑफ Pn(t). और वो 0 होने से आपका लैम्डा और म्यू में P0 P1 में रिलेशन आ जाएगा। ओके। तो ये सारे केसेस जब हम रख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे फलत है 4 और 7 में ये स्थायी स्टेट के समीकरण होंगे। जो एक तो हमने वहाँ निकाला था, मैं वापस वहाँ ले चल रहा हूँ आपको, ये लास्ट इक्वेशन, इसमें d/dt Pn(t) को 0 रख दिया, तो ये इधर वाली राइट हैंड साइड जो है 0 के बराबर हो जाएगी, जिसको हमने समीकरण 8 का है। और जो ये समीकरण अभी हमने 7 निकाली है, इसमें d/dt P0t को 0 रखेंगे तो ये हमारी 9 हो जाएगी। तो 8 और 9 से हमें, 8 है जनरल के लिए n के लिए, और 9 है 0 और 1 के लिए। तो अब हम इससे आगे कैसे निकालते हैं, हमने समीकरण जो लास्ट वाली उसको सॉल्व किया P0 P1 वाली को, तो हमारे पास आया P1 = λ/μ P0। λ/μ को हम रो भी कहते हैं, ट्रैफिक इंटेंसिटी, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो ये हो जाएगा हमारा P1 = रो P0। और जो हमारी 8th इक्वेशन थी उससे Pn+1 में जो आएगा, उसमें भी सब जगह λ/μ को हम रो रख रहे हैं। अब समीकरण 11 में हम n को 1 रख रहे हैं, तो P2 और P1 में रिलेशन आएगा, और P1 का रिलेशन हम समीकरण 10 से वापस रखेंगे, तो P2 आएगा रो स्क्वायर P0। ओके। P1 आया रो P0, P2 आया रो स्क्वायर P0 n बराबर 2 रखने पर। और इस तरह से हमने P3 निकाला वापस n बराबर 2 रख के, तो P3 आया रो क्यूब P0। इसका मतलब एक जनरल वे में हम देखें, P1 निकाला तो रो की पावर 1 आई, 2 निकाला तो रो की पावर 2 आई, 3 निकाला तो रो की पावर 3 आई। तो n टाइम तक अगर हम मैथमेटिकल इंडक्शन से निकालते चलें तो ये हमारा बन जाएगा Pn = रो n P0, जिसको हमने ब्लू n सर्किल से किया हुआ है। ओके। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये तो हुआ जनरल n एंट्री और उनके लिए। अगर पूरे सिस्टम की बात करें और हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ 1 होता है, तो हम इसमें इक्वेशन 14 में दोनों तरफ समेशन लगा देते हैं, ताकि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है समेशन लगाने से 1 बन जाएगी। ओके।
और ये रो की पावर n पे समीशन लगेगा, तो इसके सीरीज को जब आप खोलेंगे तो 1 प्लस रो स्क्वायर एंड सो ऑन इंटू P0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है जिसका सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म क्या होता है, a/1 माइनस आर, जहाँ a फर्स्ट टर्म है और r कॉमन रेशियो है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू रो है, कॉमन रेशियो, तो हम a/1 माइनस आर की जगह 1/1 माइनस रो इंटू P0 इज इक्वल टू 1, तो P0 आ जाएगा 1 माइनस रो। ये P0 की वैल्यू हमने जो ये ब्लू एन सर्किल करके जो इक्वेशन लिखी थी 14th उसमें रख रहे हैं। तो Pn बराबर हमारे पास आएगा रो एन 1 माइनस रो। ये हमारा मेन फार्मूला होगा एन एंट्री क्यूइंग सिस्टम में आने का। और रो में लैम्डा और म्यू दोनों हैं, तो एंट्री का भी और सर्विस का भी। तो ये फार्मूला हमारा अबिस्ट प्रायिकता बंटन है एन एंट्री होने का सिस्टम में और सर्विस मिलने का। Pn बराबर रो एन 1 माइनस रो। ये एर्लंग ने दिया था, तो उसके लिए ये मॉडल हुआ है। और यहाँ हमने लैम्डा और म्यू काम में लिए हैं। जो सेकंड मॉडल है वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, रो की जगह लैम्डा की जगह लैम्डा एन होगा और रो म्यू की जगह म्यू एन होगा, हालांकि वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये पहला मॉडल हमने डेराइव किया है, आप अपने हाथ से ज़रूर करें क्योंकि एक मॉडल बड़े क्वेश्चन में डेराइव करने के लिए एग्ज़ाम में आता है। इस तरह के मॉडल में कैसे सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारा इक्वेशन है। इसीलिए मैंने आपको कहा इक्वेशन को आप ज़रूर ध्यान रखें, कौन सी इक्वेशन से क्या आ रहा है, सब यहाँ लिखा हुआ है। इसको फॉलो करते हुए आप अपने हाथ से एक बार ये मॉडल डेराइव करें, सब टर्म को देखें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।